ये जगह गूगल पे हिडन पैराडाइज लिखोगे ना तो हर्षिल वैली का नाम आएगा। और सच बोलूं, ये उत्तराखंड का सबसे अंडररेटेड हेवन है। गंगोत्री जाते वक्त लोग बस इसको क्रॉस करके निकल जाते हैं, पर हर्षिल को क्रॉस करना मतलब एक पूरी दुनिया मिस कर देना। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम निकलने वाले हैं हर्षिल के लिए। We getting late, but it's okay. यार जब लेट हो रही होती है तो लेट हो ही जाती है, कैसा ना ऐसे। ये बात मेरे दोस्तों को समझ नहीं आती, लेकिन लेट हो ही जाती है भाई। अपने घर ऋषिकेश से निकलने से पहले हमने कुछ रिचुअल्स पूरे किए, जैसे पेट्रोल भराना, बाइक की टायर की हवा चेक करवाना और बस अड्डे में रतुड़ी कैंटीन की चाय। कहीं जाए या कहीं से आए, बस अड्डे की चाय इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हमारी आधे से ज़्यादा तैयारी तो बस अड्डे में होती है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बैग बांधना। हाँ, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सच में एक ट्रिप पर निकल रहे थे कुछ नया एक्सप्लोर करने, तो नरेंद्र नगर में रुककर खुद को सच बताने लगे। सच बताकर कुछ आगे निकले ही थे कि कुछ सच नेचर ने भी बता दिया। यार हम आगरखाल से आगे आए थे कि यहाँ पे उस दिन की तरह जब मैं यहाँ जा रहा था, आज मैं यहाँ पे कहाँ निकलता। ये पहाड़ काटने में लगे हुए, जो रोड बनी हुई है वो तो सही नहीं हो रही, लेकिन इन्हें और रोड चाहिए। जब मैं बक्सर गया था तब भी काम चल रहा था। लोग मतलब दोस्तों यार हमें लेट हो रही है, तो गौरव भाई एक बात बोलेंगे, बहुत तगड़ी बात बोली थी गौरव भाई ने। मैंने कहा कि देर से दुर्घटना बनी, देर से दुर्घटना वाली देर नहीं होनी चाहिए भाई, दुर्घटना कोई। इस जाम से निकलकर हम अपने आगे के सफर के लिए निकले। अब हर्षिल जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना था उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी जाने के 2 रास्ते हैं। एक चंबा से पहले ही चिन्याली सौड़ से जाता है और दूसरा डोबरा चाटी लमगांव से होकर। हमने डोबरा चाटी वाला चुना। दोस्तों अभी बज रहे हैं 10 और हम पहुंच गए चंबा। ठीक टाइम पे पहुंचे हम। चंबा क्रॉस करके और करीबन 1 घंटा चलकर हम 11 बजे रुके कुछ खाने के लिए, डोबरा चाटी से थोड़ा पहले। अभी हम डोबरा चाटी पहुंचने वाले हैं और उससे पहले हम थोड़ा रुके कुछ खाने के लिए। मेरे पीछे बढ़िया मौसम हो रखा है, बढ़िया वाला, थोड़ा धुंध है। स्प्राइट ही दे दो, एक ही दे दो। खा पीकर हम निकले आगे के लिए। अब जो रूट हमने लिया था यानी डोबरा चाटी वाला रूट, वहाँ बीच बीच में काफ़ी काम चल रहा था, जिससे हमारी स्पीड काफ़ी कम थी। और फिर था हमारी आंखों के सामने इंडिया का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज, डोबरा चाटी ब्रिज, जो बना है टिहरी लेक के ऊपर। पहले प्रताप नगर लमगांव जाने के लिए 5 घंटे लगते थे, जो कि इस ब्रिज ने घटाकर 1.5 घंटा कर दिया। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपनी नानी के यहाँ, और यहीं से हमें जाना है आगे। थोड़ा सामने है, ये पीछे दिख रहा है आपको गाँव, ये मेरी नानी का गाँव है। मम्मी ये देखो सामने आपका पूरा घर दिख रहा है ना, ये गाँव, ये मेरी नानी का गाँव है दोस्तों। आज मैं सोच रहा था कि कभी कभी ऐसे अक्सर कहीं निकल जाना चाहिए, खुद को डिटॉक्स करने के लिए। शायद हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं होती, कई बार घूमने से सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों अभी हम उत्तरकाशी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है। थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लेके, कमर को बहुत दर्द कर रहा है भाई, क्या ही सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं यार यहाँ ऊपर से। अब उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर पहले हमने एक ब्रेक लिया, लेकिन ये ब्रेक हमारी बाइक के लिए था, क्योंकि बाइक को रेस्ट देना भी ज़रूरी था। और एक ज़रूरी काम चेन को ल्यूब करना, क्योंकि सूखी चेन स्मूथ नहीं चलती। रास्ते में हमने कई सारे बुरांस के पेड़ देखे, और इस वक्त भी बुरांस लगा हुआ था, और करीबन 3:30 बजे हम उत्तरकाशी पहुंचे। उत्तरकाशी से निकलने के आधे घंटे बाद हमने देखा द मोस्ट फेमस खेड़ी वाटरफॉल। मैं उत्तरकाशी पहले भी आया हूँ, लेकिन कभी इतना आगे नहीं आया। ये लंबी कभी न खत्म होने वाली सड़कें, ये ऊंचे ऊंचे सुंदर पहाड़ और उनके बीच से निकलती नदियाँ, मानो मैं किसी इमेजिनेशन का हिस्सा हूँ। तो जी दोस्तों अभी हम 9 किलोमीटर दूर है करीबन हर्षिल से।
मतलब ये है कि हम अगर आराम से जाएंगे तो हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। थोड़ा ठंडा लग रहा है, ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो ठंडा भी लग रहा है। हम घर से अपने रहने का बंदोबस्त किए बिना निकले थे, तो थोड़ा एक्साइटेड था कि स्टे मिलेगा या नहीं, और इसीलिए हमने ज़्यादा स्टॉप्स नहीं लिए। जब हम 9 किलोमीटर दूर थे तो हमने एक स्टॉप लिया। हमारा मेन गोल था अंधेरा होने से पहले स्टे ढूंढना, और हम हर्षिल अंधेरे में पहुँचे। तो सबसे पहले हमने स्टे लिया और अपना सामान अंदर रखा। तो जी दोस्तों, अभी हमने रूम ले लिया है इधर ही बढ़िया। हमें मतलब एकदम बगोड़ी गांव में लिया हमने, इतना बढ़िया रूम मिल रहा है। दिन से भूखे हम कुछ खाने चले, और सुबह जब मैं उठा तो हर्षिल मुझे कुछ ऐसा दिखा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की ये सुंदर सी वैली जो बसी है भागीरथी नदी के तट पर, आप देखें तो ये है घने देवदार और पाइन के पेड़ों के बीच, जो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। ग्रेटर हिमालयन रेंजेस का हिस्सा होने के कारण यहाँ काफ़ी ठंडा रहता है साल के 12 महीने। हर्षिल नाम पड़ा हरि और शिला से। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की। 1962 से पहले हर्षिल ट्रांस हिमालयन ट्रेड कॉरिडोर का हिस्सा था, जो गढ़वाल रीजन को तिब्बत से जोड़ता था, और आज भी यहाँ BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी प्रभाव रहता है। और इस जगह ने मुझे सिखाया कि ये दूर ठंडे पहाड़ी कस्बे और गांव कई बेहतर है उन शोरगुल और भीड़ भाड़ वाले शहरों से। और हम रुके हैं हर्षिल के एक सबसे सुंदर गांव बगोड़ी में। सो जी, कहते हैं अगर आप हर्षिल आए और आपने बगोड़ी विलेज नहीं घूमा तो आपने मेरे हिसाब से आधा हर्षिल छोड़ ही दिया। मैं आपका अपना सूरज, अभी हमें हर्षिल में, एंड वेलकम टू हर्षिल। ये जो बगोड़ी विलेज है ये मेन विलेज है जहाँ से आपका लामा टॉप का ट्रैक स्टार्ट होता है, और यहीं से आपका गंगनानी का भी ट्रैक स्टार्ट होता है, और कुछ लेक्स के ट्रैक है वो भी आपके यहीं से स्टार्ट होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे ट्रैक्स हैं। मेरे पीछे अभी आप जो पीक्स देख रहे हैं फुली कवर्ड है स्नोज से। पीक्स इतनी सुंदर है कि मज़ा आ रहा है। मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है। ये भी है कि आप जैसे दुनिया को देखते हो दुनिया आपको वैसे ही मिलती है। एक जगह आपको तभी पसंद आती है जब आपको वहाँ के लोग पसंद आएं। मेरे पीछे जो अभी आप देख रहे हो ये सारे हैं सेब के बाग। अभी फ़िलहाल सीज़न नहीं है तो इसीलिए ये सारे पेड़ सूखे हुए। नवंबर के टाइम पे सेब होते हैं, और अभी तो खैर साल की स्टार्टिंग ही है। बहुत ही प्यारा बाग है ये। मैं एक ना एक बार इसे एक्सप्लोर करना चाहूँगा जब यहाँ सेब लगते होंगे। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कितना सुंदर लगेगा। ऐसे कई सेब के बाग आपको पूरी हर्षिल वैली और बगोड़ी गांव में देखने को मिलते हैं। ये जो देख रहे हो आप पानी गिर रहा है, ये पानी बंद इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर इसे बंद कर देंगे तो जहाँ से ये आ रहा है वहाँ से पूरा बर्फ़ जम जाएगा। पूरा पौधा ये जमा हुआ है बर्फ़ की वजह से। नीचे पानी गिर रहा है वो भी पूरा जमा हुआ है। यहाँ पर जितना भी पानी गिर रहा है वो पूरे जमे हुए हैं। यहाँ तक कि ये नलका भी जमा हुआ है। ये पेड़ है, ये छोटी छोटी पौधे हैं, ये भी जमी हुई है। इतना यहाँ पर पानी ठंडा है, वो पानी उससे गिर रहा है और ये पूरा जम गया। बगोड़ी का पहला इंप्रेशन ये अलग है। यहाँ कोई टूरिस्ट मार्केट नहीं, ना ही कोई लाउड म्यूज़िक है, बस लकड़ी के पुराने घर और पहाड़ों की खामोशी। हर घर का डिज़ाइन एक जैसा लगता है, नीचे पत्थर ऊपर लकड़ी। कहते हैं ये जो गांव बगोड़ी है पहले यहाँ चरवाहे रहते थे, और आज के ज़माने पे यहाँ स्टेज बने। अभी मैं जा रहा हूँ एक बंद घर में जो कि अंदर से कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। इस गांव में आपको अलग अलग ट्राइब्स के भोटिया जनजाति और हिमाचल की भी कुछ ट्राइब्स मिलती हैं, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर काफ़ी पास है, एक तो तिब्बत नेपाल का। यहाँ वक्त धीरे चलता है, और शायद इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग थोड़ा ज़्यादा शांत हैं। इस गांव में मैंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और रिंगाली देवी का मंदिर देखा, जो दर्शाता है कि यहाँ के लोग दोनों में विश्वास रखते हैं। इस समय हमें मंदिर में भी कोई नहीं मिला, और शायद हम ही पहले थे जो इन दिनों मंदिर में गए। दोस्तों अभी आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं ये इस बगोड़ी गांव के माता का मंदिर है। हर जगह की एक कुल देवी होती है, हर जगह की। तो उस हिसाब से ये भी है। बंद था लेकिन इसका मेन गेट बंद था, ऊपर से रास्ता था तो वहीं से आए। बहुत ही प्यारे नज़ारे दिख रहे हैं, और सुबह सुबह बढ़िया दर्शन भी हो गए। जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे लिखा है सोमेश्वर देवता या फिर समेश्वर देवता। काफ़ी बढ़िया व्यू है, काफ़ी बढ़िया मंदिर है, शांति है, कोई नहीं है, और 360 व्यू दिख रहा है पूरे वैली का। यहाँ पर हमने खाडू की जो सींग है उसका जो कंकाल है वो देखा। ये खूबसूरत रिंगाली देवी का मंदिर देख के
हम अगली सुबह देखने और जानने गए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ की इंडो तिब्बतन विरासत का जीता जागता सबूत है, जहाँ घंटी की हल्की सी आवाज़ और प्रेयर फ्लैग्स की सरसर हवा के साथ मिलकर एक अलग ही शांति का एहसास कराती है। यहाँ पत्थरों पर मैंने कुछ मंत्र लिखे हुए देखे जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। मैंने एक चीज़ यहाँ पर मंदिरों में नोटिस करी, जो कि यहाँ पर जो लाल देवता मंदिर है उसके ऊपर आपको जो हिमालयन खाडू होता है, शीप होती है, भेड़, उसका जो कंकाल है मतलब सर का, वो लगाया गया है। शायद लाल देवता को बलि चढ़ती होगी। और ऐसी कई पौराणिक परंपरा मैंने यहाँ देखी जो मुझे मजबूर करती है इस जगह दोबारा आने को। ये जगह अपनी खामोशी से ही सब कुछ कह देती है।